नमस्कार स्टूडेंट, विकास एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। दोस्तों, आज की क्लास प्रेसिडेंट से है। प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले बहुत सारे एग्जामों में प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। चाहे कोई आप एग्जाम देख लीजिए, चाहे यूपीपी, एसएससी, रेलवे, जीडी, आरओ, एआरओ, बीओ, जितने भी एग्जाम हुए हैं और होने वाले हैं, राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में पहला अगर कोई थ्योरी से संबंधित अगर कोई टॉपिक है तो प्रेसिडेंट है। इसी और ये प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसलिए प्रेसिडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आज हम लोग और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 के बारे में चर्चा किया गया है और 52 के बारे में हम लोग जो है शुरुआत में अध्ययन करेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। संसद 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 के तीन अंग। संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, प्लस राज्यसभा। दोस्तों, इससे पहले हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बताए थे कि संसदीय भारत के संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका से कार्यपालिका निकली है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यही व्यवस्था राज्य में भी होती है, क्षेत्रीय इकाई में भी होती है। इसमें भी दो सदन होते हैं। इसमें भी दो सदन, राज्य में भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और जो क्षेत्रीय सदन होता है, क्षेत्रीय सदन, इसमें भी जो है राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। यानी राज्य संघ की कार्यपालिका के तीन अंग, संसद के तीन अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और राज्य में भी वही स्थिति है, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल संघ में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जब अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो वो नाम मात्र का कार्यपालक हो जाता है। लोकतंत्र की यही व्यवस्था है। और जो जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो वास्तविक कार्यपालक हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में वही बड़ा होता है, वही असली उसके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और प्रधानमंत्री लोकसभा से निकल कर आता है, जिसे बेस्ट मिनिस्टर सदन भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं संसद की जो है तीन अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आइए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 52। प्रेसिडेंट भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है और संघ के बारे में चर्चा है। संघ के बारे में चर्चा किया गया है, चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में। अब अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा एवं राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा। शुरुआत में ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ही कहा गया है कि देश का पहला नागरिक जो राष्ट्रपति होगा वो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारे संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को सबसे बड़ा और सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जिस तरह से इसकी तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई है। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली में आप ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लेने के बाद जिस तरह से वहाँ का राजा का मुकुट होता है, जिसके ऊपर वो राजा होता है, उसके कार्य को संचालन करने के लिए
ब्रिटेन में उसके कार्य को संचालन करने की उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसका प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से हमारे देश का जो सर्वे सर्वा है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा मालिक है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा गार्जियन है, वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। और उसके जो जितने भी सदस्य होते हैं, निचले स्तर के जो सदस्य होते हैं यानी कार्यपालक होते हैं, वो उसके जो है कार्यों में सहायता करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। नोट: राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से दिया गया है, लेकिन शक्तियां एवं कार्य अमेरिका की तरह नहीं होती हैं। हमारे राष्ट्रपति का प्रावधान होता है अमेरिका के संविधान से दिया गया है, लेकिन इसकी जो शक्तियां एवं कार्य होती हैं अमेरिका से हट गया है। लेकिन बस पद जो है, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से दिया गया है, उसकी कार्य शक्तियां अमेरिका से और भारत से बहुत अलग अलग है। हमारे जो शक्तियां और कार्य ब्रिटेन से हैं। जो पद होता है राष्ट्रपति का वो अमेरिका से दिया गया है, मगर उसके जो है कार्य एवं शक्तियां वो दिया गया है ब्रिटेन से दिया गया है। तो अमेरिका में जो भारत का, जिस तरह से भारत में उप राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति यहाँ का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो वास्तविक कार्यपालक होता है, जिसका चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और यहाँ भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको नोट करिएगा कि भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से दिया गया है, लेकिन शक्तियां एवं कार्य अमेरिका की तरह नहीं है। शक्तियां कार्य अमेरिका की तरह नहीं है, शक्तियां कार्य ब्रिटेन की तरह है। इसमें आप लोग नोट कर दीजिएगा। ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें काफी जो है हम काफी बहुत सारे क्वेश्चन जो है, कुछ शब्द क्वेश्चन ज्यादा वीडियो न बड़ा होने के कारण बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को शब्द को छोड़ दे रहे हैं। आप लोग हम बोल देंगे उससे, आप लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो उसको नोट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट एक बात ये है कि हम जैसे कि आप लोगों को अगर लिख कर बताएंगे, लिख कर पढ़ाएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और राइटिंग भी साफ सुथरी नहीं आ पाती है। ये रिकॉर्डेड क्लास चलता है, इसलिए जो है हम पहले इसको जो रिकॉर्ड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आइए जो है देखते हैं अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ की अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की कार्यपालिका यानी कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो प्रावधान होता है और राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संघ की कार्यपालिका, ये भारत का जो वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का कार्यपालक राष्ट्रपति हो। मगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा या प्रथम कार्यपालक कौन होता है, कार्य करने वाला, तो आप राष्ट्रपति को ही लगाएंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करने के लिए उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और सारे कैबिनेट स्तर के मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रधानमंत्री आ जाते हैं। जैसे कि एक घर में एक गार्जियन होता है, तो गार्जियन घर का सबसे बड़ा कार्यपालक गार्जियन होता है, कार्य करने वाला, लेकिन वो अकेला तो गार्जियन काम कर नहीं पाएगा, इसीलिए उसके असिस्टेंट यानी कामों को बांट दिया गया है, और गार्जियन कामों को अपने बांट देता है। तो किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए, किसी को घर का काम करने के लिए, किसी को बाहर काम करने के लिए लगा दिया जाता है। उसी तरह से भारत का जो मेन सर्वेसर्वा कार्यपालक होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उसके सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद उसके कामों को संचालन करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतलब कि कौन कौन से राष्ट्रपति को चुनते हैं, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आते हैं, इसके बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। पहला, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक मंडल जो होते हैं, जो वोट देते हैं, उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है।
और निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, शामिल किया गया है संविधान में, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में नंबर 1, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। दूसरा, भारत के सभी राज्यों के सभी राज्यों यानी 2800 राज्यों के विधानसभा के सदस्य प्लस दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित जो जिसे कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं होती हैं, जैसे कि पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा है और इस समय वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा है, तो इन विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नोट, अब कौन शामिल नहीं होता है, जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, 2800 राज्य के विधानसभा के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ के सदस्य शामिल होते हैं। और इसके बाद कौन शामिल नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। पहला, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य उसे कहते हैं जिसे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है, और 12 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये दोनों मनोनीत सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? फिर विधान परिषद के सदस्य, जिन राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, यानी जो विधान परिषदें MLC जो होते हैं, तो विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और विधान सभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य, विधानसभा में भी राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेते हैं। अगला, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की अर्हताएं या योग्यताएं। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। तीसरा हो और वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। वो किसी भी जैसे कि उसकी उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति के पद के लिए फार्म वही भर सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव वही लड़ सकता है जिसकी उम्र 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। वह भारत या राज्य सरकार का अधीन किसी पद पर नहीं है। और कौन पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं। और कौन कौन से पद लाभ के पद होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो लाभ के पद नहीं होते हैं। जिन्हें लाभ का पद नहीं होता है, उस लाभ के पद पर होने के बाद भी जो है, और उस पद पर होने के बाद भी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति का अगर राष्ट्रपति के पद पर है तभी चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री, राज्यपाल, संघ एवं राज्य क्षेत्रों किसी भी पद के मंत्री जो होते हैं, लाभ का पद होगा। लाभ का पद नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। जो आप लाभ का पद वो नहीं होता, जैसे कि प्रधानमंत्री का पद हुआ, उप प्रधानमंत्री का पद हुआ, राष्ट्रपति का पद हुआ, उपराष्ट्रपति का पद हुआ, और संघ और राज्य में जितने भी मंत्री हैं उनका पद जो होता है वो लाभ का पद नहीं होता है। अगला, राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए प्रमुख शर्तें की बातें कही गई है। पहला देखते हैं, वह संसद के किसी भी सदन या संघ एवं राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को जो संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा, संघ और राज्य विधायिका, संघ और राज्य या राज्य में विधायिका यानी विधानसभा, विधान परिषद
का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व उसे उस पद से त्याग पत्र देना होगा। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को किसी भी चुनाव लड़ने से पहले, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी पद पर अगर पद पर है, जैसे लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा, राज्य में राज्यपाल है या विधान परिषद का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ जाएगा। लड़ने के बाद अगर जीत जाता है तो पहले वाला जो पद है उससे त्याग पत्र देना होगा। यानी एक व्यक्ति या राष्ट्रपति 2 पदों पर नहीं आसीन हो सकता है। कि उसको जो है राष्ट्रपति बनने के लिए उसको एक पहले वाला पद को त्याग पत्र दे देना होगा, तभी वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे कुछ कार्यपालक में, जैसे कि बहुत सारे अधिकारियों में पद होता है, महान्यायवादी, और बहुत सारे संघ में लाभ का पद होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े पद होते हैं जो सरकारी पद होते हैं, राज्य में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, सरकारी पद होते हैं। उस किसी लाभ के पद पर उसको नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं संविधान की विधि की रक्षा तथा जनता की सेवा की एवं कल्याण की शपथ लेता है। हमेशा राष्ट्रपति अपने जो है जनता की सेवा के लिए, पद की गरिमा के लिए, पद की गोपनीयता के लिए अनुच्छेद 60 में शपथ लेता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 81, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 81 में होता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को बस एक ही शर्त में हटाया जा सकता है, या संविधान का किसी नियम कानून का उल्लंघन किया हो या संविधान का अतिक्रमण किया हो, तभी उसके ऊपर महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और किस आधार पर कौन से ऐसे जो है किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसके बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी संसद से यानी लोकसभा से भी जो है महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यसभा से भी महाभियोग चलाया जा सकता है। यही अमेरिका में देखेंगे तो ये राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से दिया गया है। तो अमेरिका से हम अगर तुलना करेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ लोकसभा से ही चलाया जा सकता है, और भारत में लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी उसके महाभियोग की प्रक्रिया दोनों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है या चलाई जा सकती है। आरोप, राष्ट्रपति पर आरोप सदन के 1/14 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा अनिवार्य होता है। जिसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर आप लगाते हैं तो जिस सदन में आरोप लगता है, यानी लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में आरोप लगता है, तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी आप आरोप जो है आगे कार्रवाई बढ़ा सकते हैं। जब तीसरा है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व आरोप का नोटिस दिया जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को आरोप लगता है, जब किसी भी सदन को लगता है कि हाँ राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किया है या संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसको अतिक्रमण करने से पहले उस सदन को राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसको नोटिस दिया जाना चाहिए कि आप जो है संविधान का उल्लंघन किए हैं, आपके ऊपर हम लोग महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। उसको 14 दिन पहले ही सूचना दे देनी चाहिए। चौथा, सदन की कुल सदस्य की संख्या द्वारा कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए।
अगर कोई किसी भी अगर राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चालू करते हैं सदन में, किसी भी लोकसभा या किसी भी सदन में आप चालू करना चाहते हैं, तो उसके कुल सदस्यों का उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का यानी 2/3 सदस्यों का द्वारा बहुमत द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए। चौथा, जब राष्ट्रपति के ऊपर एक सदन आरोप लगा देता है, दूसरा सदन आरोप की जांच करता है एवं राष्ट्रपति अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देता है। जब कोई सदन या उच्च सदन या निम्न सदन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा देता है, जैसे कि अगर राज्यसभा अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगा देती है, तो महाभियोग लगाने के बाद लोकसभा फिर उस लगाए गए महाभियोग की जांच करता है। जब जांच करना शुरू कर दे, उसी क्रम में राष्ट्रपति आता है सदन में, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करता है या फिर किसी प्रतिनिधि द्वारा भेजता है, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की, वो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सफाई देता है। फिर उस संकल्प पारित अगर वो जांच पूरी हो जाती है, और जांच पूरी हो जाने के बाद राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप अगर सिद्ध हो जाता है, तो उस लगाए गए आरोपों को अगर फिर हम दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से आरोपों को सिद्ध हो जाने पर 2/3 बहुमत से उस आरोपों को हम पारित करते हैं, दोनों सदनों से पारित करते हैं। जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना पड़ता है। दोस्तों, ये आज की प्रेसिडेंट के हम लोग जो है कुछ अनुच्छेद के बारे में, कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है, विधायिकी शक्तियां क्या है, और राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्तियां क्या हैं, इसके हम लोग कई वीडियो में ये पहला वीडियो था, इसके बारे में कई वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।